नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हैं वह है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। अब आदिकाल से संबंधित हमने जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं, चाहे उसमें नामकरण की समस्या हो, चाहे काल विभाजन की समस्या हो, चाहे परिस्थितियाँ हो, हमने साहित्य है, बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं और आपने पढ़ा भी होगा, आपने जानकारी ली होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम भाषा और विज्ञान, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित वीडियोस को लेकर के जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस पे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता रहता है कि आप इन वीडियोस को लेकर के और इस जानकारी को लेकर के कितने सजग हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के वीडियो पर, जो कि है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। अब जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल में बहुत सारा साहित्य लिखा गया था, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया था वह था रासो साहित्य। तो रासो साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन्हें ही दरअसल आदिकाल की प्रवृत्तियां समझा गया। तो आज हम इसी विषय पर आगे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस विषय पर। आदिकाल में मुख्य रूप से रासो काव्यों की रचना हुई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अतः रासो साहित्य की प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रवृत्तियां कहना उचित है। यानी हम ये मानते हैं कि अगर हम रासो काव्यों की प्रवृत्तियों को जान लेंगे तो संभवतः हम आदिकाल की प्रवृत्तियों को जान लेंगे। तो कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? ये प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस समय के साहित्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था। तो डिंगल इस काल की मुख्य भाषा के रूप में है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता रखती है ये डिंगल पिंगल भाषा, कि हम जितने भी रासो काव्य हैं वो मुख्य रूप से वीर रस से प्रभावित हैं, यानी वीर रस वाले हैं। तो उनको व्यक्त करने के लिए जो भाषा है वो अद्भुत भाषा शैली में लिखा हुआ ये साहित्य है, जो कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। डिंगल क्या है? डिंगल है अपभ्रंश व राजस्थानी भाषा का मिला जुला रूप। तो डिंगल के विषय में हमने जान लिया कि डिंगल क्या है? अपभ्रंश भाषा के साथ राजस्थानी भाषा का मिला जुला रूप। इसी प्रकार पिंगल क्या है? पिंगल है अपभ्रंश व ब्रज भाषा के मिल से बनी भाषा। तो इस प्रकार इन दोनों भाषाओं का प्रयोग इस काल के साहित्य में मुख्य रूप से किया गया था। अब हम आगे चलेंगे कि विविध छंदों व अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ पर मिलता है, या इस साहित्य में मिलता है। ये भी एक मुख्य प्रवृत्ति है इस काल की। तो दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग इसमें मिलता है। चंदबरदाई, जिन्होंने, आपको पता ही है कि चंदबरदाई ने क्या लिखा है? चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो और चंदबरदाई छंदों के सम्राट कहे गए हैं और उनकी रचना जो कि पृथ्वीराज रासो है वो छंदों का अजायब घर कहलाई। यानी इस पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई ने अनेक छंदों का प्रयोग किया है। वहीं जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो पाते हैं शब्द अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्द अलंकारों में अनुप्रास और यमक अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। और अगर हम अर्थालंकारों की दृष्टि से देखें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। आगे चलते हैं। आगे है काव्य के कौन कौन से रूप यहाँ पर हैं। तो काव्य के दो रूप हैं, जो कि है प्रबंध काव्य, जिनमें रासो साहित्य है, और मुक्तक काव्य है, जिसमें अमीर खुसरो का काव्य, विद्यापति की पदावली, इस प्रकार से प्रमुख काव्य मुक्तक की श्रेणी में आते हैं। आगे हम चलेंगे तो धार्मिक व लौकिक साहित्य यहाँ पर था। धार्मिक साहित्य में क्या आता है? धार्मिक साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य आता है। परंतु लौकिक साहित्य में जब हम देखेंगे तो खुसरो व विद्यापति का काव्य
आता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि अमीर खुसरो का काव्य और विद्यापति की पदावली, ये जो है ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत समाहित होता है। अब प्रकृति वर्णन, यानी उस काल के जो साहित्य है या काव्य है उनमें प्रकृति वर्णन भी किया गया है, लेकिन प्रकृति वर्णन में आलंबन और उद्दीपन, जो कि प्रकृति के दोनों रूप हैं, तो आलंबन और उद्दीपन यद्यपि दोनों का वर्णन है, परंतु प्रकृति वर्णन नीरस और सुस्त है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि मुख्य रूप से वहां पर प्राकृतिकता का वर्णन नहीं मिलता है, युद्धों का वर्णन मिलता है, क्योंकि वो यहाँ का साहित्य, जो भी साहित्य था वो वीर रस से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ का जो प्राकृतिक वर्णन है वो नीरस और सुस्त हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे, एक और मुख्य प्रवृत्ति है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के नायकों का ऐतिहासिक होना, यानी जितने भी रासो साहित्य हैं, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, जितने भी रासो साहित्य हैं उनमें जो नायक हैं वे तो ऐतिहासिक हैं, परंतु काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है, यानी पूर्ण रूप से ऐतिहासिक दृष्टि से वो खरे नहीं उतरते ग्रंथों में, क्योंकि ग्रंथों में तथ्यों की कमी है और कल्पना की अधिकता है, यानी जितना भी साहित्य, जितने भी काव्य लिखे गए हैं उनमें तथ्यों की कमी है, लेकिन कल्पनात्मक जो अभिव्यक्ति हुई है वो बहुत अधिक है। इसके पश्चात ग्रंथों की सामग्री का इतिहास से मेल न खाना, यानी उसकी जो तिथियां हैं, उसकी जो नामावली हैं, वो जितनी भी सामग्री का प्रयोग किया गया है उसका इतिहास से मेल नहीं, वह जो सामग्री है वो इतिहास से मेल नहीं खा पाती, क्योंकि उसमें कल्पना की प्रचुरता है। इसलिए आगे हम देखेंगे ऐतिहासिक तथ्य एवं सत्य का उद्घाटन ना होना, ये भी एक ऐतिहासिकता का अभाव इसमें माना जाता है। कवियों द्वारा अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन करना। अतिशयोक्ति जैसा कि अभी हमने अलंकारों की बात की थी कि अर्थालंकारों में अतिशयोक्ति का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, और यही युद्धों के जितना भी वर्णन कवियों ने किया है, राजाओं के युद्धों का, प्रमुख युद्धों का वर्णन किया है, वो अतिशयोक्ति से पूर्ण है, क्योंकि उसमें काल्पनिक वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे युद्धों का सजीव वर्णन। सजीव वर्णन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि चारण कवियों द्वारा युद्धों को प्रत्यक्ष देखा गया था, यानी जितने भी राजा, जो भी राजा युद्ध के लिए जाते थे, तो कभी भी उनके दरबार में रहने वाले कभी भी युद्धों में भागीदारी निभाते थे, यानी युद्ध में भाग लेने के लिए उनके साथ जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जिस भी युद्ध का वर्णन वहां पर किया है वो प्रत्यक्ष देख करके ही किया है। और यहाँ पर यह भी जरूरी है कि चारण कवि जो थे वो इनके साथ, राजाओं के साथ युद्धों में भाग लेने के लिए जाते थे, और उन्होंने संभवतः युद्ध भी किए हैं उनके साथ साथ। तो आगे हम देखते हैं कि चारण कवि चूंकि कलम के साथ साथ, कलम तो उनकी प्रभावशाली थी ही कि उन्होंने इतना अधिक गहराई से साहित्य की रचना की है, तो कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी माने जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने राजाओं के साथ युद्ध में भी भाग लिया था। अवसर आने पर कवियों द्वारा स्वयं रण कौशल का प्रदर्शन करना, यानी रण कौशल यानी युद्ध कौशल का परिचय देना, युद्ध कौशल में अपना कौशल दिखाना। कवियों द्वारा योद्धाओं के सैन्य बल, उमंगों, मनोदशाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन भी करना। तो ये एक खास प्रवृत्ति है आदिकाल की, क्योंकि आदिकाल में युद्ध बहुत हुए थे और संभवतः युद्धों का ही चारण कवियों ने सबसे ज्यादा वर्णन भी किया है, तो इसलिए युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति होती है। वीर राजाओं को युद्ध हेतु प्रोत्साहित करना। अब हम देखेंगे प्रामाणिकता में संदेह, कि किस प्रकार जो काव्य लिखा गया या जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य प्रामाणिक था या नहीं, इसमें संदेह है, क्योंकि अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता ही संदिग्ध है कि वाकई में इस कवि के द्वारा यह काव्य लिखा गया है, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, उसमें भी संदेहास्पद स्थिति है। तो खुमान रासो और परमाल रासो दोनों की प्रामाणिकता में संदेह, और मुख्य रूप से हम देखें तो पृथ्वीराज रासो, जो कि प्रमुख आदिकाल की प्रमुख रचना मानी जाती है,
वह भी अप्रमाणित ही मानी जाती है। अनेक प्रक्षिप्त अंशों को जोड़कर समय समय पर काव्यों का परिवर्तित व परिवर्धित रहना, यानी समय समय पर जैसा हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत के विषय में भी यह बात मीन्स प्रकट होती है। इसके विषय में भी हम परिचित हैं कि रामायण और महाभारत में भी अनेक प्रक्षिप्ता अंश जुड़े हुए हैं। अब यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन सा अंश उसमें सत्य है और कौन सा अंश असत्य है। तो इस प्रकार के प्रक्षिप्ता अंश जब किसी काव्य में जोड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होता है और उस काव्य में परिवर्तन भी होता है, परंतु यह कहना तब जब उसमें प्रक्षिप्तांश जोड़ दिए जाते हैं तो उसकी प्रामाणिकता में संदेह उपस्थित हो जाता है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की प्रमुखता है। जैसा कि अब तक के जितना भी हमने परिचय दिया उसके अनुसार यह बात प्रकट हो जाती है। जैसे 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी इस प्रकार इस बात से यह प्रकट हो जाती है बात कि युद्धों का वर्णन ही वहां पर युद्ध में भाग लेना ही उस काल की सबसे प्रमुख बात है और युद्धों में भाग लेना क्षत्रिय के जीवन का प्रमुख लक्ष्य मान लिया जाता है। इसके साथ ही साथ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के निमित्त भी युद्ध लड़े जाते थे। नक्षिक वर्णन करने में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है कि किसी भी सुंदर राजकुमारी का नख से लेकर के पैर के नाखून तक से लेकर शिख यानी शिखा तक का संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अवयवों का सौंदर्य वर्णन, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। षट ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी ये तो चारण कवि हैं ही और चारण कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहे ही हैं, तभी उन्होंने उनके प्रशंसा सूचक जो काव्य लिखे हैं वो लिखे हैं। तो कवियों द्वारा आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझना, यानी कि जिस राजा के आश्रय में वे रह रहे हैं उस राजा की प्रशंसा सूचक काव्य की रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। उनका ये उद्देश्य हुआ करता था कि राजा को प्रसन्न करने के लिए हम इस प्रकार की किसी काव्य रचना करें। राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अधिकतर रचनाएं प्रशंसापरक, साधारण जनजीवन और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला देना, यानी कवियों ने जितना कुछ अपने साहित्य की रचना की है वो सिर्फ यही की है कि राजाओं की वीरता का वर्णन, नक्षिक वर्णन यानी श्रृंगार का वर्णन, लेकिन उन्होंने साधारण जनजीवन को अनदेखा कर दिया और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को वो भुला बैठे। यानी उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि जिस समाज को लेकर हम चल रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज के लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, कि समाज में किसी प्रकार का कोई आपत्ति तो नहीं है, सामाजिक जीवन किस प्रकार का है, इस प्रकार का उन्होंने कोई भी वर्णन नहीं किया। अब हम चलेंगे संकुचित राष्ट्रीयता। स्वदेश अभियान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव उस समय समझा जाता था। छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझना कि ये छोटा सा राज्य है, यही हमारा राष्ट्र है, हमारे जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी दायित्व हैं, वे सिर्फ इसी राज्य के प्रति हैं क्योंकि यही हमारा राष्ट्र है। संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का नितांत अभाव था। यानी हम संपूर्णता, समष्टि के रूप में भारत को नहीं देखते थे, हम सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों के रूप में ही भारत को समझते थे और उसी की कल्पना सूचक हमने यहाँ का साहित्य लिखा था। तो इस प्रकार की संकुचित राष्ट्रीयता की भावना भी उस समय प्रबल थी। विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में सफल न होना, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जब हम छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए होंगे और हमारा एकीकरण ना होगा या हम यूनाइटेडली किसी बात को संगठित होकर के जब हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विदेशी आक्रांताओं से हम संगठित होकर के नहीं लड़ सकते और इस युद्ध में जो अगर हम अलग अलग होकर के युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होना स्वाभाविक है।
अब हम देखेंगे कल्पना की प्रचुरता। तो जितनी भी साहित्य लिखा गया, जितने भी काव्य लिखे गए, उसमें तथ्यों का नितांत क्या था? अभाव था। और घटनाओं, नामावलियों व तिथियों की कल्पना मात्र की गई है। उनको निश्चित रूप से ज्ञान नहीं है कि वास्तव में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं या जितने भी नामावली है, किसी तिथि का वर्णन है, वो सत्य है या नहीं है, बल्कि उसकी कल्पना कर ली गई है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम तथ्यों से अलग, तथ्य समाहित ना होकर के सिर्फ कल्पनात्मक अनुभूति ही कहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम इतने ही महत्वपूर्ण वीडियोस को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।